एक तरफ विपक्ष की पार्टी आरोप लगाती है कि सत्ता में बैठे लोग बालू माफिया के साथ में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और उसी के बहाने बालू के अवैध खनन और माफियागिरी में अपने शामिल होने का सबूत पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू परिवार के करीबी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और आरजेडी के नेता राम नारायण चौधरी को शराब तस्करी के मामले में पुलिस आज गिरफ्तार कर रही है। बीते 24 घंटे में घटित हुई इन दो घटनाओं का मतलब क्या निकाला जाए? जहां सरकार के लोग दावा कर रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग सरकार की कमियां निकालते हैं कि भ्रष्टाचार और अवैध काम में किस तरह से सरकार के लोग शामिल हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को एक फ्रेम में रख करके देखिए, सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग, उनको कानून व्यवस्था, आम जनता, शराबबंदी, अवैध बालू खनन समेत तमाम मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब अपने पैसों से है, अपने रुतबे से है। वो अपने काम से काम रख रहे हैं और आप हम सभी लोग इनके बहकावे में आकर के एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये यकीन कर रहे हैं कि हम जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगी, जनहित में हमेशा काम करेगी, जनता के लिए अच्छे फैसले लेगी। लेकिन इस सच्चाई की इस तस्वीर को ईमानदारी से देखिए और अपने जहन में बैठा लीजिए और इसी के साथ चलते हैं जनता जंक्शन शो में आज की बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रीय जनता दल के दो सबसे बड़े और मजबूत पिलर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के करीबी और सिवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम नारायण चौधरी को शराब तस्करी के मामले में आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। दो थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके इनको गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ से हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संयोजक जीवन कुमार, अगर आप जीवन कुमार को नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि उनके पिता बालू का कारोबार करने वाली कंपनी ब्रॉडसन के शेयर होल्डर हैं और इनके खिलाफ हाल ही में बिहार में अवैध बालू खनन और बालू चोरी के मामले में बेटा थाना में थाना निरीक्षक ने केस दर्ज करवाया था। तो इन्हीं जीवन कुमार की बर्थडे पार्टी थी शहर के एक नामी होटल में और वहां पर सत्ता के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े हिस्से मौजूद थे, जिनमें पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे, जनता दल यूनाइटेड के संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा थे, इसी पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार थे, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार थे और इनके साथ साथ सत्ता में बैठी हुई पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी भी शामिल थे। इन दो खबरों के अलावा एक और खबर है जिसमें नवादा के पूर्व विधायक बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे राजवल्लभ कुछ बीमारियों के चलते अस्पताल जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही पुलिस वाले राजवल्लभ को आजाद कर देते हैं और एक अलग कमरे में उनकी चौपाल लगती है। समर्थक उनका जबरदस्त स्वागत करते हैं। उनकी पत्नी जो मौजूदा विधायक है वो वहां मौजूद रहती हैं और उनके साथ दर्जनों समर्थक राजवल्लभ से मिलने आते हैं। राजवल्लभ पूर्व विधायक हैं और इनके ऊपर एक 9 वर्ष की नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो चुका है और इसीलिए उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन इतने जघन्य अपराध करने वाले अपराधी के साथ पुलिस कर ये रही है कि उसे मजलिस लगाने दे रही है जेल के भीतर और राजनीति में बाकायदा उसकी सक्रियता कायम रखने में मदद कर रही है। अब इन तीनों खबरों को जोड़ लिया जाए, इन तीनों खबरों को अगर जोड़ें और ये सोचने की कोशिश करें कि जनता के हित में कौन सोच रहा है। पुलिस एक बलात्कारी का साथ दे रही है, सत्ताधारी पार्टी के लोग एक बालू माफिया के साथ बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं और बिहार में बहस हो रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, कौन से नेता को किस डीएम और एसपी ने रास्ते में रोक लिया है। सदन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पहले यह बात साबित हो कि डीएम और एसपी बड़े हैं या मंत्री जी। मुख्यमंत्री एक आदिवासी विधायक की सुंदरता पर कसीदे पढ़ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री और भाजपा विधायक बयान दे रहे हैं कि बिहार में 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, इनका डीएनए जांच होना चाहिए। आखिर क्यों एक सुर में जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, हम एक हैं इस मुद्दे पर कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, बिहार में अवैध बालू खनन बंद होना चाहिए, बिहार पुलिस अपराधियों का साथ ना दे। इस बात के लिए क्यों सारी पार्टियों के नेता एक साथ नहीं खड़े हो रहे हैं? खुद को जननेता कहने वाले सफेद पोश लोग जब जातिगत जनगणना पर एक साथ खड़े हो सकते हैं, जो जातिगत जनगणना कहीं से भी एक अच्छे इरादे नहीं दिखाती है, जो कहीं से भी
भी यह चीज नहीं साबित करती है कि उससे किसी का भी भला होने वाला है। होने वाला तो इतना सा है कि सारी पार्टी के लोगों को जातिगत वोटों को ध्रुवीकरण में करने में आसानी होगी। यही लोग खुलेआम लोकतंत्र के बलात्कार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या जनता ने उनको वोट देकर के सदन में इसलिए बैठाया था कि ये एक दिन वो लोग शराब तस्करी करें, एक दिन वो बालू खनन के अपराधी के साथ बैठकर केक खाएं और पार्टी करें? पिछले 24 घंटों में बिहार की कानून व्यवस्था देख लें और उसकी खबरें पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि कहां जिला परिषद के प्रत्याशी के परिवार के आदमी पर चाकू से हमला हो रहा है, कहीं प्रॉपर्टी डीलर की लाश मिल रही है, कहीं एक गल्ला व्यवसायी से 3 लाख रुपए लूट लिए जा रहे हैं, कहीं एक क्रिमिनल लॉयर का मर्डर हो रहा है, कहीं खराब सड़क की हालत के चलते गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, लोग घायल हो रहे हैं और मर रहे हैं। और ये तमाम कमियां जो हम गिना रहे हैं, ये सिर्फ नेताओं की वजह से नहीं फल फूल रही हैं। ऐसी घटनाएं होना इस बात की तस्दीक करती हैं कि आम जनता सो चुकी है, पार्टी भक्ति और नेता की सेवा में इतना लीन हो चुकी है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पिछले 50 साल के बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बार भी असल मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है, असल मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। एक कोई आदमी मुख्यमंत्री को गजेड़ी कह दे रहा है, कोई फिल्मों की हीरोइन के गाल जितनी चिकनी सड़क बनवाने का वादा करके पूरा सोशल मीडिया लूट ले रहा है, कोई फिल्म स्टार से अपनी पार्टी का गाना गवा करके लोकतंत्र और जनमत को लूट रहा है और जनता लुटने दे रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए एक शेर याद आता है दुष्यंत कुमार का। वो कहते हैं कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। आज जरूरी हो जाता है कि हम पार्टी और नेताओं की भक्ति और गुलामी से निकल करके असल मुद्दों पर सवाल करें, सवाल पूछें कि क्यों सत्ता में बैठे लोग एक बालू खनन के माफिया के साथ बैठ करके पार्टी कर रहे हैं, क्यों राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसे आदमी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही है जो एक शराब तस्कर है, क्यों बिहार की कानून व्यवस्था एक बलात्कारी के सामने घुटने टेके खड़ी नजर आ रही है। क्या हमारा और आपका जमीर इतना गिर चुका है और हमारी आंखों का पानी इतना मर चुका है कि हम मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, हम मुद्दों पर सवाल नहीं पूछ सकते? आज जरूरी हो जाता है कि सवाल पूछा जाए कि बिहार की अर्थव्यवस्था क्यों डामाडोल हो रही है, क्यों बिहार की सड़कों पर हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पुलिस की लाठी खाने को मजबूर हैं, क्यों आधे से ज्यादा बिहार भुखमरी के मुहाने पर खड़ा है, क्यों बिहार की अधिकतर आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही है, क्यों सरकार के पास बाढ़ में डूबे लोगों को बचाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार रसातल में जा रही है, क्यों नीति आयोग की रिपोर्ट में हम और बिहार नीचे से ही 1 नंबर पर रह रहे हैं। इन तमाम सवालों को उठाइए और बात करिए, क्योंकि आज नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें सैकड़ों सालों के लिए गूंगी हो जाएंगी। जब यह खबर आ रही है कि कोई इस पार्टी का नेता शराब तस्करी कर रहा है, कोई इस पार्टी का नेता बालू खनन करने वाले माफिया का साथ दे रहा है, तो जरूरी हो जाता है कि आम जनता सवाल उठाना शुरू करे। कमेंट बॉक्स में बताइए इन तमाम चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है और आपका इस चीज को लेकर के स्टैंड क्या है। आज की बड़ी खबर में इतना ही, हम बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट्स की तरफ। पहला इन शॉर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को 2 टूक नसीहत दी है। सदन से गायब रहने वाले सांसदों को उन्होंने कहा है कि आप खुद को बदलिए, नहीं तो हम बदलाव कर देंगे। कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुशासन में रहें, समय से आएं और अपनी बारी होने पर ही सदन में बोले। साथ ही यह भी कहा कि बच्चों की तरह बर्ताव ना करें। पीएम मोदी ने सांसदों को सूर्य नमस्कार करने की सलाह देते हुए कहा कि आप सभी सूर्य नमस्कार करें और ऐसा करते हुए संसद की अपनी प्रतियोगिता में जो अटेंडेंस की प्रतियोगिता है उसमें भी भाग लें। गौरतलब है आज प्रधानमंत्री गोरखपुर के दौरे पर भी हैं और कहीं ना कहीं यह दौरा आने वाले 22 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट जो खाद कारखाना था गोरखपुर का, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC का लोकार्पण करने के लिए आए हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने ही खाद कारखाना और एम्स की नींव रखी थी। अब उन्होंने आज खुद इसे अपने हाथों से जनता को समर्पित किया। इसके अलावा खबर जो कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए थे, एक दिन की भारत यात्रा समाप्त करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल रात को दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना हो गए। वो भारत में करीबन 6 घंटे रुके। सोमवार शाम को एयरपोर्ट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए। दोनों देशों के बीच कुल 28 समझौते हुए। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच भी 2+2 की बातचीत हुई।
इसके अलावा खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। आज मेरठ में पहली बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक मंच पर पहुंचे। अखिलेश जयंत के मंच पर पहुंचते ही अचानक से भगदड़ मच गई, भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान थोड़ा सा पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि जब अखिलेश यादव का भाषण शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने कहा कि जब गठबंधन का पहला कार्यक्रम हुआ था उसी दिन ऐलान हो गया था कि अब यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। आज ये उमड़ा हुआ जन सैलाब और जोश बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भाजपा का सूरज डूब जाएगा। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई। जौनपुर के कचहरी परिसर में आज की दोपहर में बड़ी संख्या में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सरकार मानदेय बढ़ाने की घोषणा तो करती है, लेकिन जब जियो जारी होता है तो प्रोत्साहन राशि में बदल जाता है। कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मानदेय में वृद्धि हो जाएगी। 2017 में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन मानदेय वृद्धि के लिए किया गया था। कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें 8,000 की राशि तय की गई थी, लेकिन आज तक इसको लेकर के कोई काम नहीं किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इसका भी विरोध किया गया कि उनकी मानदेय काफी कम है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में जस्टिस चंद्रचूड़ की एक बयान है, उनका एक कथन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने मेरिट को एक संकीर्ण अवधारणा कहा है, आरक्षण को एक संकीर्ण अवधारणा कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ये टिप्पणी 13वें BR अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में करी। उन्होंने कहा कि मेरिट की संकीर्ण अवधारणा के जरिए ऊंची जाति के लोग अपने स्पष्ट जाति के विशेषाधिकार को छिपाते हैं। यानी चंद्रचूड़ जी का कहना है कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो मेरिट के जरिए अपनी जो जाति का प्रिविलेज उन्हें मिलता है उसको छुपाते हैं, लेकिन मेरिट या आरक्षण के जरिए वो अपने तमाम फायदों को जो उन्हें मिलता है उसको छुपा लेते हैं। और इसी मेरिट के जरिए, जब इसी मेरिट की संकीर्ण अवधारणा के कारण दलित और अन्य आरक्षित वर्गों की उपलब्धियों को जातिगत आरक्षण कह करके ऊंची जाति के लोग उनकी अर्जित सफलताओं को खारिज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ऊंची जाति के व्यक्तियों की व्यावसायिक उपलब्धियां यानी प्रोफेशनल उपलब्धियां उनकी जाति की पहचान मिटाने के लिए पर्याप्त होती हैं, जबकि निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए यह कभी सच नहीं होता। अगर वो प्रोफेशनली कुछ सक्सेस हासिल करते हैं तो उनके साथ ये जुड़ जाता है कि वो फलाना जाति का रहा होगा, कुछ ऐसा फायदा मिला होगा, इसलिए उसने ये सफलता पाई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संदर्भ में जाति विहीनता एक विशेष अधिकार है जिसका आनंद केवल ऊंची जातियां ही ले सकती हैं, क्योंकि उनके जातिगत विशेषाधिकार पहले ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पूंजी में तब्दील हो चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के कहने का मतलब यह है कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं उनके पास सामाजिक, राजनीतिक और तमाम तरीके की प्रॉपर्टी के तौर पर उनकी जाति बन जाती है, और दूसरी ओर निम्न जाति के व्यक्तियों को आरक्षण जैसे लाभों का दावा करने के लिए अपनी जातिगत पहचान बनाए रखनी होती है और कहीं ना कहीं जातिवाद उनके भीतर ज्यादा हो जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में हाशिए के वर्गों की भी बात करी। उन्होंने कहा कि 72 साल पहले हमने खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सभी के लिए समानता पर आधारित संविधान तो दे दिया, लेकिन महिलाओं को 2005 में बराबर का साझीदार माना गया और 2018 में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त किया गया। उन्होंने कहा हमारे संविधान में ऐसे कई अधिकारों की मौजूदगी ने हमेशा इन हाशिए पर रहने वाले समूहों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में, समाज की अवधारणा के बारे में सकारात्मक बदलाव की बात नहीं की। कुल मिलाकर के जस्टिस चंद्रचूड़ के कहने का मतलब यह है कि संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, नीची जातियों को बहुत सारे सहयोग दे दिए गए हैं, प्रिविलेज दे दिए गए हैं, अधिकार दे दिए गए हैं, मेरिट दे दी गई है, लेकिन समाज के भीतर, लोगों के दिमाग के भीतर से उसके प्रति जो संकीर्णता है, जो हीन भावना है, उसको खत्म कैसे किया जाए, इस हल पर बात नहीं की गई है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत लियोनार्डो दा विंची की तरफ से है। वो कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पीपल, दोज हु सी यानी ऐसे लोग जो देखते हैं, दोज हु सी व्हेन दे आर शोन यानी ऐसे लोग जो तभी देखते हैं जब उन्हें दिखाया जाता है, और तीसरे लोग वो होते हैं जो देखते ही नहीं हैं, दोज हु डू नॉट सी। बड़े काम की बात है ये। आज जब हर चश्मे में एजेंडा भर दिया गया है तो ये चीज समझनी जरूरी होती है कि आप समझें कि आप कौन सी कैटेगरी वाले में जा रहे हैं, और आज से इस काम पर लग जाइए कि समझें आप कि आप कौन सी टाइप वाले हैं, आप कौन सी वाली कैटेगरी में जीवन जी रहे हैं, वरना आप बहते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया की रील कुछ और थी और आप किसी और फिल्म को ही देखते रहे।
बाकी मौज करिए। ये जनता जंक्शन शो था। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको साझा करिए और रोज 9 बजे आता है तो इसको रोज देखा करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश जी हैं और ये जनता जंक्शन पर आप देख रहे थे। शुक्रिया।